नमस्कार दोस्तों। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें एक चीज दूसरे तीसरे दिन काफ़ी स्पष्ट हुई जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए। 300-400 ड्रोन फेंके गए और उन ड्रोन्स को जब न्यूट्रलाइज किया गया, उनमें से काफ़ी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, कुछ वापस चले गए और उनकी जो डिब्रीज मिली हैं, जो उनका मलबा मिला है, उसकी जब प्राथमिक जांच की गई तो पता लगा कि ये मेड इन टर्की हैं। सब लोग जानते हैं कि अजरबैजान और टर्की दो ऐसे देश हैं जो खुलकर इस मामले में पाकिस्तान के साथ आ गए हैं। लेकिन टर्की के सोनगर ड्रोन जो वहां पर निर्मित हैं, वो यहां पर मिलना एक आश्चर्य की बात है। ये 2019 में ही बनाए, अप्रैल 2019 में लॉन्च किया था इन्हें टर्की ने, और ये इतनी जल्दी पाकिस्तान के पास कैसे आ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की जितनी भी डील्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, लेकिन टर्की के साथ पाकिस्तान ने जो अपने संबंध बनाए और हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू की, उसमें इन ड्रोन्स का कहीं जिक्र नहीं था। ये कहां से आ गए? इन ड्रोन्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये 5 किलोमीटर की रेडियस में घूम सकता है और 140 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 45 किलोग्राम मैक्सिमम वेट उठाकर ये उड़ सकता है। 300 मीटर की हाइट तक उड़ सकता है और 35, अगर इस पर कोई लोड नहीं है तो ये 35 मिनट तक लगातार किसी भी इलाके में घूमता रह सकता है। इसमें सर्विलांस के लिए कैमरा भी लगा रहता है और अगर इसका रिमोट से कनेक्शन टूट जाए तो भी ये वापस जहां से उड़ाया गया है वहां पर लौटने में सफल रहता है। कुछ पर राइफल भी माउंट की गई हैं जो फायरिंग करती हैं और कुछ पर 2 ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए गए हैं जिनके माध्यम से ग्रेनेड भी फेंके जा सकते हैं। यानी कि इसके अलग अलग मॉडल्स हैं जो अलग अलग मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह खासतौर से युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए, सर्विलांस के लिए ही बनाया गया है और पाकिस्तान इसी से भारत के सैन्य स्थलों की टोह लेने की कोशिश कर रहा है और कुछ जगह उसने अटैक भी करने की कोशिश की है। अब यह पाकिस्तान के पास आया कैसे? जब इस बारे में मेरे मन में सबसे बड़ी दिलचस्पी यही थी कि टर्की और पाकिस्तान का ये रिलेशन क्या है, इसको डिकोड किया जाए। बहुत सारे लोगों के आपके कमेंट्स भी आए तो उसके माध्यम से मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए। तो दोस्तों, इसमें 2 चीजें और खास तौर से निकल के सामने आई कि 2 मई को कराची का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पर एक एंटी सबमरीन कॉर्वेट खड़ा हुआ है टर्की का, जो किसी भी पनडुब्बी को साधने में, किसी भी पनडुब्बी को कैप्चर करने में, उसके मूवमेंट को कैप्चर करने में सक्षम है और यह अभी अभी पहुंचा है वहां पर। अब आप समझ लीजिए कि 7 मई को भारत ने अटैक किया और 2 मई को यह वहां पर खड़ा था, क्योंकि 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, उस घटना के बाद भारत तैयारी कर रहा था और उसी तैयारी में पाकिस्तान को यह डर सता रहा था कहीं अगर भारत ने एक बार एक साथ 3 तरफा अटैक कर दिया, वायु से, थल सेना से, नेवी से, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए उसने टर्की से कहा और टर्की ने, क्योंकि हिंद महासागर से मिलता हुआ सारा इलाका है, टर्की से फटाफट जो है उसका सारा का सारा ये इलाका उसने कवर कर लिया और अपना जो ये सबमरीन को डिटेक्ट करने वाला जो वो है सबमरीन कॉर्वेट, वो यहां पर उन्होंने भेज दिया। इसके अलावा टर्की का एक C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, समझ रहे हैं ना, जिसमें बहुत सारा माल भरकर लाया जा सकता है, वो भी उतरा है कराची के एयरपोर्ट पर 27 अप्रैल को, यानी कि वो इससे पहले ही आ गया था और यह माना जा रहा है कि उसमें भारी हथियारों की खेप पहुंची है और उसी में ये ड्रोन्स आए हैं। और निश्चित रूप से पाकिस्तान की आर्मी को तो इन ड्रोन्स को चलाने की भी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसके साथ साथ टेक्निकल टीम भी निश्चित रूप से टर्की ने भेजी होंगी जो इनको चला सके, इनको कंडक्ट कर सके। और टर्की वेस्ट एशिया में एकमात्र देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया और इसकी आलोचना की। हालांकि जब इसमें भारत ने सवाल उठाए कि आपका हरक्यूलिस क्यों आया है 27 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा कि हमारा रूटीन है, हमारा आना जाना पाकिस्तान में लगा रहता है, लेकिन हकीकत बात यही है कि उसमें माल भरकर लाया गया और यही वजह है कि भारत की चिंताएं टर्की को लेकर भी बढ़ रही हैं। दूसरे महत्वपूर्ण बात, गल्फ देश जितने भी हैं, यूएई, सऊदी अरब, इन सब ने भारत का आतंकवाद पर समर्थन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है। हालांकि
यूएई और सऊदी अरब के साथ टर्की के संबंध बढ़िया नहीं है। वो तेल को लेकर और बाकी सारी चीजों को, जो क्या होता है कि जो काम धंधे की राइवलरी है वो इनके बीच में लगातार चलती रहती है। और गल्फ कंट्रीज में से कतर एक ऐसा देश है जो कभी कभी टर्की की तरफ अपनी दोस्ती दिखाता रहता है। और बहुत सारे सवाल भी उठने शुरू हुए हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के साथ क्यों टर्की की इतनी सहानुभूति। आपको याद होगा कि 60-70 के दशक से जो शीत युद्ध चलता रहा है पूरी दुनिया में, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा टर्की का साथ दिया है। ग्रीस के साथ साइप्रस वाला जो विवाद टर्की का रहा, उसमें भी पाकिस्तान ने पूरा उसका समर्थन किया। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनरल जिया उल हक ने 1983 में, जो यहां के डिक्टेटर थे, सेनाध्यक्ष भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर टर्किश साइप्रस बना, टर्किश यानी कि टर्की द्वारा समर्थित साइप्रस बना, तो उसे हम सबसे पहले मान्यता देंगे। और इस समय एर्दोगन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 2003 में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। और अभी तब से लेकर अब तक ये कम से कम पाकिस्तान की 10 बार यात्रा कर चुके हैं। इनका आना जाना रहता है। और मैं बता दूं कि अभी हाल ही में फरवरी में भी ये यहां पर आए थे पाकिस्तान पर। तो इनकी पाकिस्तान से दोस्ती चलती रहती है। और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कतर और टर्की एक साथ हैं, मिल जाते हैं। और यूएई और सऊदी अरबिया, इन सब को भारत ने अपने समर्थन में लिया हुआ है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि एक समय गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ रहा करते थे, लेकिन टर्की के साथ कंपटीशन कहें या भारत के साथ अपना जो बिजनेस, उनका जो काम धंधे का जो कारोबार है, उसको बढ़ाने के लिए सारे गल्फ कंट्रीज अब भारत के साथ आना चाहते हैं। सब जानते हैं कि भारत के यहां से उन्हें मैन पावर भी मिलती है, बिजनेस भी मिलता है, भारत इनका तेल भी खरीदता है, और भारत से बहुत भारी संख्या में गल्फ कंट्रीज में टूरिज्म भी जा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। दूसरे, पाकिस्तान क्यों टर्की के साथ है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। देखिए, कश्मीर के मसले पर टर्की हमेशा बोला है। जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला कहीं भी किसी भी स्तर पर उठाया है, तो टर्की ने उसके सुर में सुर मिलाया है। फरवरी में टर्की के राजदूत को बुलाकर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। और वर्तमान में लड़ाई जो है, उसमें पाकिस्तान की संसद में जो डिबेट्स चल रही हैं इस समय, जो मैं देख रहा हूं, उसमें वहां के जो सांसद हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, उनकी बातों से इतना भी क्लियर हो गया है कि इस समय वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ चीन, अजरबैजान और टर्की हैं। इन सब का वो धन्यवाद बार बार अदा कर रहे हैं चीन से, क्योंकि पाकिस्तान भारी संख्या में हथियार भी खरीदता है। दूसरे, हथियार खरीदने की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान टर्की से भी हथियारों की जबरदस्त सेटिंग कर रहा है। इससे पहले क्या था कि टर्की जो पाकिस्तान हथियार खरीदता था, सबसे ज्यादा चाइना से खरीदता था, लेकिन आज की तारीख में टर्की उसका सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। और ये एक इमोशनल बॉन्ड है मुस्लिम कंट्रीज का आपस में, हथियारों में ये आपस में मिल जाते हैं। तो इसमें अब दूसरे नंबर पर आर्म सप्लायर टर्की पाकिस्तान का बन चुका है, और चीन पहले नंबर पर है। और टर्की ने बायराकटार ड्रोन और केमान केस क्रूज मिसाइल जो बनाए हैं, उनका पहला ग्राहक भी पाकिस्तान बना। और हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए टर्की पाकिस्तान का सहारा लेना चाहता है, क्योंकि अगर बात करें साउथ एशिया कंट्रीज में, अगर नेवी की मैं बात करूं, तो इंडिया के बाद सबसे बड़ी नेवी पाकिस्तान के पास है, क्योंकि चीन के पास भारत की इस सीमा में, भारत से मिलती हुई या पाकिस्तान की मिलती हुई सीमा में कोई समुद्री इलाका है नहीं। तो इसलिए साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो क्या कहना चाहिए कि नेवी है, वो इंडिया के बाद पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान के पास एक पुरानी पनडुब्बी है, गाजी, PNS गाजी जिसको कहते हैं, अमेरिका की बनी हुई पुराने समय की। उसे टर्की ने अपग्रेड किया, क्योंकि वो शायद 1965 की है, उसे बार बार अपडेट किया जाता था। और लंबे समय तक अमेरिका उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनाता रहा, लेकिन अमेरिका ने अब उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने बंद कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ने PNS गाजी को टर्की की सहायता से रिनोवेट कराया है। तो दोनों के हित हैं, टर्की को भी पाकिस्तान से पैसा मिलता है, बिजनेस मिलता है, और हथियारों की खरीद फरोख्त तो चलती ही रहती है। और दूसरा, वो जो मुस्लिम वाला एंगल है, वो तो इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा चलता ही है। टर्की को लेकर भारत की क्या रणनीति है, यह भी बिल्कुल जान लेना आवश्यक है। देखिए,
पूर्वी यूरोप में भारत ने ग्रीस का समर्थन किया है हमेशा से। और आप जानते होंगे कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो शीत युद्ध के समय बड़े खतरनाक थे। साइप्रस को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा रहा और ग्रीस ने जो साइप्रस बनाया, साइप्रस को बढ़ावा देना शुरू किया, उसको हमेशा से भारत ने पूरा समर्थन दिया है। और कश्मीर के मुद्दे पर ग्रीस का समर्थन हमेशा भारत को मिलता रहा है। मैं आपको बताऊं कि जुलाई 2024 में टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, इन्होंने एक त्रिपक्षीय संयुक्त सम्मेलन भी किया। जैसे होता है ना कि ग्रुप 6, ग्रुप 20 और बिम्स्टेक और अलग अलग तरह के जो ग्रुप बने हुए हैं, आपको पता ही है कि वो कंट्रीज 5-6 कंट्री 10 कंट्री मिलकर आपस में सहयोग करने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं और बैठते हैं और सारे डील्स, बिजनेस, सारे हथियारों के डील उनमें तय किए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने, अजरबैजान ने और टर्की ने अभी पिछले साल जुलाई 2024 में ही अपना ये ट्रायंगुलर जो अपना सम्मेलन है वो आयोजित किया था। पाकिस्तान को अजरबैजान का भी समर्थन है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन मामला क्या है कि अजरबैजान की जमीन मिलती है पड़ोसी अर्मेनिया से, और अर्मेनिया में और अर्मेनिया और अजरबैजान में भी जमीन का झगड़ा चलता रहता है। यह सीमा विवाद हर देश में है। अर्मेनिया भारत से सपोर्ट मांगता है और आज की तारीख में भारत सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है अर्मेनिया का। इससे पहले वो रूस से ज्यादा सप्लाई लिया करता था हथियारों की, लेकिन 2024 के अंत तक जो आंकड़े अवेलेबल आए उसके हिसाब से भारत अब सबसे ज्यादा हथियार अर्मेनिया को दे रहा है। और इसी वजह से अजरबैजान भारत से परेशान है, भारत से चिढ़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अजरबैजान को $1.6 बिलियन के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स भी बेचे हैं। और वैसे तो पाकिस्तान बनाता नहीं है, चाइनीज माल है, उस पर अपना ठप्पा लगाकर बेच देता है सबको। पिछले साल के अंत में ये सारी की सारी डील हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान से अमेरिका ने भी अपना हाथ पीछे खींचा है। एशिया में अपनी दखल बनाए रखने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट देनी शुरू की थी 80 के दशक में, 70-80 के दशक में, क्योंकि रूस लंबे समय तक अफगानिस्तान पर कब्जा जमा कर रहा। तो रूस के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाया। रूस चला गया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर लंबे समय तक, लगभग 2 दशक तक अपनी सेनाएं रखी। और अभी जब 2-3 साल पहले जब बाइडेन ने वहां से हटाने का फैसला किया अमेरिकी सेनाओं को, तो अमेरिका को यह भी लगा कि यार अफगानिस्तान में हम बिना वजह इतना सारा खर्चा बिना वजह से किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के फालतू खर्चे करने नहीं चाहते, वो बिजनेस करना चाहते हैं। और बिजनेस करने के लिए एशिया में इंडिया से बेस्ट कंट्री कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो जिसे कहते हैं ना कि इंडो पैसिफिक जो अपनी रणनीति है अमेरिका ने वो बदली है। अब उसने लगभग 2022 के बाद से पाकिस्तान को बिल्कुल किनारे कर दिया है और भारत को अपने साथ ले लिया है। और भारत के साथ उनकी एक नई दोस्ती इमर्ज हुई है। कभी भारत पर यह ठप्पा होता था कि भारत रूस के साथ है, रूस के गुट में है, लेकिन आज की तारीख में भारत के रूस के साथ भी वैसे ही संबंध है और अमेरिका के साथ भी वैसे ही संबंध है, कॉमन बिल्कुल एक तरह के। और ये जो शिफ्ट हुआ है ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ है, 2014 के बाद से ही। तो ये एक ऐतिहासिक चीज है जो बदलाव आई है। और पाकिस्तान को अब ऐसा लगता है कि उसके साथ ना अमेरिका है ना रूस है, वो करे तो क्या क्या, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भी उसका समर्थन नहीं करता, वो भारत के साथ आ जाता है। और दूसरे, टर्की को सबक सिखाने के लिए भी भारत ने एक चाल चली। आपको पता होगा कि IMSC, IMEC जिसको कहते हैं, एक प्लानिंग चल रही है कि एशिया से पूरे यूरोप को जोड़ने के लिए एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे जो माल ले जाने की सुविधाएं हैं वो हो सके और एक दूसरे से कंट्रीज के बीच में जो कम्युनिकेशन है और जिसके माध्यम से गुड्स और बाकी सप्लाईज एक दूसरे कंट्री को जा सकती हैं, वो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इसका पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एशिया को जोड़ देगा यूरोप से। तो भारत ने यहां पर अपनी जो कूटनीति है वो चली और टर्की के पास से इसको निकाल दिया गया, टर्की के बाहर से इसको बाईपास कर दिया गया, क्योंकि टर्की भारत के रडार पर है। भारत टर्की को पसंद नहीं करता क्योंकि जानता है कि समय समय पर टर्की की हरकतें कैसी है। देखिए 2023 में भूकंप आया था टर्की में और भारत ने सबसे पहले अपनी सहायता वहां भेजी थी, उसका भी एहसान एर्दोगन नहीं मानते। तो इस समय
भारत की जो रणनीति है वो कई फ्रंट पर काम कर रही है। पाकिस्तान के साथ तो वो डायरेक्ट लड़ाई में एंगेज है ही साथ उसे यह भी देखना है कि टर्की किस हद तक पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसको लेकर प्रमाण जुटा रहा है भारत। क्योंकि जो अभी इन्होंने ड्रोन्स गिराए हैं उन पर टर्की का छापा लगा हुआ है, उसकी जब फोरेंसिक जांच होगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भारत को पाकिस्तान के साथ साथ टर्की और अजरबैजान पर भी अपने नजरें बनाए रखनी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये एक नया एंगल हो सकता है और जियोपॉलिटिक्स में भारत के नए समीकरण सामने आ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे दोस्तों को हमारे चैनल को रिकमेंड भी कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।